हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कल अपन बात कर रहे थे एक विमीय बॉक्स की। किसकी बात कर रहे थे? एक विमीय बॉक्स। उसके अंदर अपन ने फलन निकाल लिए थे, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और किसकी वैल्यू निकाली थी? साई की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, आज अपन उसी के अंदर आइगन मान और आइगन फलन की बात करते हैं। ठीक है, अपन अपना फर्स्ट टॉपिक लेते हैं क्या? आइगन फलन। ठीक है, आइगन फलन देखो, एक विमीय बॉक्स में गतिशील कण के लिए तरंग फलन समीकरण, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी आप लोगों को? साई की, तरंग फलन की जरूरत पड़ेगी, जो अपन ने कल इक्वेशन 8 में निकाला था। ठीक है, इक्वेशन 8 क्या थी भाई अपनी? साई इक्वल रूट 2/a साइन n पाई अक्ष अपॉन a, यही था। ये अपना क्या था? इक्वेशन 8 था। कहने का मतलब फलन तो अपन ने निकाल लिया, अब इसके अंदर अपने को निकालना है क्या? आइगन फलन और आइगन मान। तो देखो जी, आइगन फलन की बात कर रहे हैं ना। हाँ जी, इसको हटा दो एक बार, इक्वेशन मत बोलो, इसको कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत बोलो। नहीं बोल रहे भाई, नहीं बोल रहे। ये लो जी, एक विमीय बॉक्स में गतिशील कण के लिए तरंग फलन समीकरण 8 से व्यक्त किया जाता है। यहाँ तरंग फलन का मान n के मानों पर निर्भर करता है, जहाँ n ऊर्जा स्तर का क्रमांक है, अर्थात अलग अलग ऊर्जा स्तरों के लिए फलन भी क्या होगा? अलग अलग होगा। अगर अपने को नंबरिंग सिस्टम ही निकालना है, यानी कि अलग अलग फलन का मान निकालना है, तो ये जो फलन साई दे रखा है, क्या अपन यहाँ पे n लगा सकते हैं? अगर n नहीं लगाएंगे तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे? नहीं कर सकते। तो n इक्वल 1 2 3 4 होता है, तो साइन की जगह क्या लगा दोगे आप? n। इसको बोल दो इक्वेशन 9। ओके, ये क्या हो जाएगी? किसकी इक्वेशन हो जाएगी? आपकी आइगन फलन की इक्वेशन 9 क्या कहलाएगी? आइगन फलन की इक्वेशन। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं यहाँ n इक्वल 1 2 3 जो भी है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा, सूखा नहीं है, ठीक है जी। ओके, अब अपन एक ग्राफ बनाते हैं। देखो, एक साइड ग्राफ बनाएंगे और एक साइड वैल्यू निकालेंगे। छोटा सा ग्राफ बना लो, ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, किस किस की वैल्यू, किस किस के लिए वैल्यू निकालनी है? साई 1 साई 2 साई 3। 3 ग्राफ बना लेते हैं, बहुत होता है ना। चलो 3 ही बनाएंगे। एक तो यहाँ पे लगा दो n इक्वल 1, एक यहाँ पे लिख दो, अरे n इक्वल 2, और एक यहाँ पे कर दो n इक्वल 3। ठीक है, अगर यहाँ पे n इक्वल 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या आएगा भाई? साई 1। तो साई 1 इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ पे? रूट 2/a साइन n की जगह तो 1 आ गया, तो क्या बचेगा? रूट 2/a साइन पाई अक्ष अपॉन a। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 लगाया तो साई 2 आ जाएगा। साई 2 इक्वल कितना हो जाएगा? रूट 2/a साइन 2 पाई अक्ष अपॉन a। होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर यहाँ पे n इक्वल 3 रखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साई 3 इक्वल रूट 2/a 3 पाई अक्ष अपॉन a। अब अपने को यहाँ पे ग्राफ बनाने हैं, और कैसे बनाएंगे? देखो, देखते हैं किस किस पॉइंट के ऊपर बनाएंगे। क्लियर है? देखो, आप लोगों को पता है ये पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होता है? x इक्वल 0 से। बिल्कुल, किसमें? एक विमीय बॉक्स में। और ये कितना होता है? x इक्वल a होता है। तो ठीक है, अब अपन एक यहाँ पे बीच में एक लाइन और खींच देते हैं।
सीधी आने दो, ये लो। अगर ये एक्स इक्वल 0 है और ये एक्स इक्वल ए है तो क्या अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, एक्स इक्वल AY2। ठीक है, अब अपन कैसे ग्राफ बनाएंगे इसका, कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसका ग्राफ बनाना। एक बार तो रखेंगे इस वाली इक्वेशन के अंदर एक्स इक्वल 0 पे देखेंगे कि ग्राफ कहाँ मिलेगा और कहाँ नहीं। क्लियर है, सोल्व करें। और एक बार रखेंगे एक्स इक्वल ए, उसके अंदर भी देखेंगे 0 मिलता है या फिर कोई ग्राफ आता है। एक बार रखेंगे एक्स इक्वल AY2, कौन सी इक्वेशन के अंदर, इन इक्वेशन के अंदर। ठीक है, रखें, सोल्व करें, आ जाओ। साई1 का, किसका, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसके, साई1 के व्यवहार की। ठीक है, आ जाओ। साई1 का व्यवहार, ठीक है। सबसे पहले मेरे को तो साई1 पर ग्राफ बनाने हैं, देखेंगे कि कैसे बनेंगे और कैसे नहीं बनेंगे। तो देखो, फर्स्ट कंडीशन यूज कर लेते हैं अपन एक्स इक्वल 0 पर। ठीक है, एक्स इक्वल 0 रखने पर रख दे, किसके अंदर रखोगे एक्स इक्वल 0, उस इक्वेशन 9 के अंदर। तो चलो साई1 तो अपने को क्या मिलेगा, देखो हाँ जी, ठीक है, रख दो। तो √2/a साइन, n इक्वल क्या रखा, 1 है, n इक्वल 1 है तो π/a × 0। ठीक है, रख दिया। तो क्या आया आप लोगों के पास, साई1 इक्वल क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये क्या हो गया, ये तो भाई मैडम 0 हो गया। अगर 0 हो गया तो इसको एक्स इक्वल 0 पर कहाँ मिलेगा, ये लो, इस कब रखा भाई, एक्स इक्वल 0 पर, n साई1 पर बात कर रहे हैं तो बेसिक सी बात है n का 1 भी 1 आएगा। तो ये लो, मेरे को तो यहाँ पे 0 भी मिला है, तो क्या आया, 0 आया। इसी तरीके से अपन दूसरी कंडीशन रखते हैं एक्स इक्वल a पर। ठीक है, आ जाओ। नहीं, दूसरी कंडीशन रखते हैं एक्स इक्वल AY2 पर। एक्स इक्वल AY2 रखने पर तो देखो, बात अभी भी किसी की कर रहे हैं, साई1 की ही कर रहे हैं। क्या लिखोगे, साई1 तो √2/a साइन, n की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो π/a कौन से पॉइंट पर निकाल रहे हो, AY2 पर। तो लिख दो यहाँ पे AY2, एक्स इक्वल क्या रखा, AY2, तो a से a चला गया, तो साई1 इक्वल कितना आ गया भाई, √2a। तो साई1 इक्वल कितना आ गया, √2/a। ठीक है, एक बार अपन एक कंडीशन और रख लेते हैं, कौन सी, एक्स इक्वल a रखने पर देखते हैं ये कहाँ पर मिलती है। पॉजिटिव भी मिली है ये, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये होता है, अगर 0 मिल जाती है तो नेगेटिव पॉजिटिव कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर √2/a मिल जाता है तो फर्क तो इस पे भी नहीं पड़ता है। पर ये 0 है तो ये 0 पे बनेगी, ये अगर ऐसे मान आ जाता है तो अपन थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं 0 से। ठीक है, आ जाओ, पहले बात कर लेते हैं, साई1 के लिए ही बात कर रहे हैं। देखो तो क्या हो जाएगा, √2/a साइन π/a, और ये कितना है, a। एक्स इक्वल कितना रखा भाई, a रख दिया है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपना, a से a चला गया। यहाँ पे तो π/2 था, इसलिए इसकी साइन π/2 इक्वल आप जानते हो क्या होता है, ये बच गया क्या, √2/a। तो साइन पाई इक्वल कितना होता है, 0, तो साइन1 इक्वल कितना आ जाएगा, 0। अब अपन बनाते हैं इसका ग्राफ। किसके अंदर बात की है, किसकी बात की है, ओनली साई1 के व्यवहार की बात की है। और किस किस की वैल्यू रखी है, एक्स इक्वल 0, एक्स इक्वल AY2 और एक्स इक्वल a रखा है। क्लियर है, तो देखो साई1 इक्वल 0 पर ग्राफ मिला है, n1 इक्वल 1 पर यहाँ पर। ठीक है,
अक्ष इक्वल ए बाई टू पर अपने को थोड़ा सा पॉजिटिव वैल्यू मिली है, यानी कि √2/a। अक्ष इक्वल ए बाई टू पर, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऊपर बना दो। ये लो, ये कितनी वैल्यू है, √2/a बना दी। अब अक्ष इक्वल ए पर अपने को कितना मिला है भाई, साई 1 पर 0, तो ये लो मिल गया ग्राफ। थोड़ा सा इसको थोड़ा नीचे बना दो रे, इतना ऊपर भी मत करो भाई। ये लो, तो इसका ए से ग्राफ बनेगा। ये लो बन गया, समझ में आया फर्स्ट वाला ग्राफ। अब देखो, अब ऐसे ही अपन साइड 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ बात करते हैं। मैं बना देती हूँ और आप लोग निकालोगे और सोल्व करोगे, नहीं आए तो पूछ सकते हो। क्लियर है, फॉर्मूला यही रहेगा, सेम टू सेम, ठीक है। साइन 1 के लिए बात करेंगे अपन, ग्राफ निकालेंगे कि कौन कौन से पॉइंट पर ग्राफ निकलेगा, ठीक है। अपन बना देते हैं, देख एक बार मैं बना देती हूँ इसको, फिर आप लोग निकालोगे सेम टू सेम एज इट इज़, ऐसे के ऐसे ही। क्लियर है, आ जाओ। एक ग्राफ बनेगा इसका यहाँ पे, एक मिलेगा यहाँ पे और एक मिलेगा यहाँ पे, ठीक है जी। एक मिलेगा यहाँ पे और एक मिलेगा यहाँ पे। इसको भी थोड़ा सा नीचे बना दो, ये लो। तो इसका ग्राफ कुछ अपने को इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। और मैडम ये क्या कर दिया, यहाँ पे तो कोई वैल्यू ही नहीं है, यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा ठीक है, जो आपने वैल्यू रखी थी वहाँ पे तो सब पे 0 आ गए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे। तो सुनो, ऐसे कर रहे हो, देखो x इक्वल 0 पे n इक्वल 2, यानी कि साई 2 का व्यवहार कितना आया, 0 आया। a बाई 2 पर भी 0 आया, x इक्वल a पर भी साई 2 का व्यवहार क्या आया, 0 आया। तो इस पॉइंट को क्या नाम दे दोगे, x बाई a बाई 2 और x इक्वल 0 के बीच में मान लो आप इसको लिख दो कि x इक्वल a बाई 4 पर, इस वाले पॉइंट को लिख दो x इक्वल a बाई 4। इस इक्वेशन के अंदर x इक्वल a बाई 4 रखना, तब वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी, तब ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर बनेगा, ठीक है। 0 नहीं आएगी, पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव में आएगी तो इसको 0 रख देना, ठीक है। कब रखोगे, x इक्वल a बाई 4 रखोगे इस इक्वेशन के अंदर। क्लियर है यहाँ तक। तो अब मैडम ये, अरे इसको भी लिखेंगे, x इक्वल a बाई 2, इसकी वैल्यू लिख देते हैं अपन बीच में, x इक्वल 3a बाई 4, ठीक है। क्या लिख दिया, x इक्वल 3a बाई 4। इस इक्वेशन के अंदर x इक्वल 3a बाई 4 पुट करना, तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू मिल जाएगी, जो कहाँ मिलेगी, नेगेटिव में मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक। देखो जी, अपन रख लेते हैं, एक बार ये रख के बता देती हूँ, ठीक है। ये वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो ना, तो अपन एक बार ये रख लेते हैं a बाई 4, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, दिक्कत ना आए। और एक बार रख लेते हैं 3a बाई 4 कि a बाई 4 पर तो ऊपर की ओर ग्राफ क्यों बना और 3a बाई 4 पर नीचे की ओर ग्राफ क्यों बना। चलो आ जाओ, किसका व्यवहार है, साई 2 का है ना, साई 2 के ऊपर बना रहे हैं ग्राफ। चलो जी, निकालते हैं वैल्यू। आ जाओ, यही तो दिक्कत आ रही थी कि x इक्वल a। चल व्यवहार लिख देना यहाँ पे किसका, साई 2 का। ओके, कब x इक्वल क्या रखोगे, a बाई 4 रखने पर, x इक्वल a बाई 4 रखने पर, कौन सी इक्वेशन के अंदर, उस इक्वेशन 9 के अंदर। तो क्या व्यवहार किसका कर रहे हो, साई 2 का। तो लो √2/a साइन n की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 पाई बाई a बाई 4, तो ये कितना हो गया 2, और ये लो कितना बचा, पाई बाई 2। तो कहने का मतलब क्या आ जाएगा अपने पास, साई 2 इक्वल √a बाई 2। कौन से के ऊपर आया है,
a/2 पर आया तो थोड़ा सा ऊपर बना दिया, पॉजिटिव में वैल्यू मिली है तो ऊपर बना दिया। अब अपन निकाल लेते हैं इसके ऊपर किस पे, अक्ष इक्वल 3a/4 पर। तो देखो अक्ष इक्वल 3a/4 रखने पर किसके अंदर, उस इक्वेशन 9 के अंदर व्यवहार किसका चल रहा है, साई 2 का। तो लिख दो साई 2 इक्वल √2/a। साइन n की वैल्यू कितनी है 2 π/a, x की वैल्यू कितनी है 3a/4, a से a 2 3 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -2√a। किस में आएगी, माइनस में आएगी, ये लो। इसीलिए अपन ने इसको क्या कर दिया, नीचे बना दिया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। मैं तो इतना ही निकाल के बताऊंगी, बाकी का आप लोग करोगे। n3 का एक ग्राफ और बना देती हूँ, बस देख लेना। इसका एक यहाँ पर मिलेगा, एक यहाँ पर मिलेगा, एक यहाँ पर मिलेगा और एक यहाँ पर मिलेगा। तो कैसे बनाओगे भाई, ये लो ऐसे, ठीक है। कैसे बनाओगे, अच्छा, नहीं, ऐसे नहीं बनाओगे भाई, ऐसे नहीं बनाओगे, ऐसे नहीं बनाओगे। ये वाला एक पॉइंट है और ये वाला एक पॉइंट है, ठीक है, ओके। इस पॉइंट को मान लेना a/4 और इसको कर देना 3a/4। क्लियर है, ये अपन ने ग्राफ बनाए, ठीक है। अब ये वाले ग्राफ एज इट इज अगर अपन साई मोड का स्क्वायर कर दे तो, अगर यही वाले ग्राफ पर अगर अपन साई मोड का स्क्वायर कर दे तो, मोड का मतलब क्या होता है, ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव। तो कहने का मतलब, मोड का मतलब होता है स्क्वायर। अगर किसी चीज़ का स्क्वायर हो जाता है तो नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बनेगा। तो बस कुछ भी नहीं है, अगर मोड का स्क्वायर करोगे आप लोग तो जो नेगेटिव में बन रहा है वो कहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। बाकी का एज इट इज ही ग्राफ बनेंगे। तो देखो जी कैसे बनेंगे ग्राफ। आ जाओ, अब अपन यही बात कर लेते हैं किसके लिए, इसको हटा दो भाई यहाँ से। ये क्या है, साई 1 का मोड का स्क्वायर, साई 2 मोड का स्क्वायर, साई 3 मोड का स्क्वायर, ठीक है। ग्राफ एज इट इज ही बनेंगे, पर इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी इसके अंदर वो क्या आएगी, ज़्यादा आ जाएगी। क्लियर है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखा देना, कैसे, ऐसे, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखा देना। पर एक चीज़ और देखना, अभी अगर ये नीचे बना है ग्राफ तो ऊपर की तरफ ही बनेगा, क्यों, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, प्लस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस ही होगा। तो ये लो, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखा देना भाई, ऐसे करके, ये लो, ठीक है, ऐसे आ जाओ। अब ये वाला भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखा दो, पर जो नीचे वाला है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, क्यों, क्योंकि माइनस वो है, स्क्वायर है मोड का। तो लो, ये क्या बात कही, ये क्या बन गया ऐसे, देखो अच्छे से बनाते हैं इसको, सुंदर सुंदर।
ये लो ऐसे बना देना भाई, इसको थोड़ा सा मतलब ये जो स्लोप है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखा देना, ठीक है। यहाँ मान लेना आप ये किसका मैक्सिमम हो जाएगा, साई 3 मोड का स्क्वायर का हो जाएगा, और ये किस पे मिलेगा अपने को, 2/a पर मिलेगा, ठीक है। किस पे मिल जाएगा अपने को, a/2 पर मिलेगा। ओके जी, क्लियर है, ठीक है। ये अपने इस तरीके से ग्राफ बनेंगे, समझ में आया वही सबको, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ मूल स्तर में मध्य बिंदु पर कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम है। देखो यहाँ पर सबसे अधिकतम मूल बिंदु पर कण के पाए जाने की प्रायिकता कहाँ है, a/2 पर है। कहाँ पर है, a/2 पर है। जबकि प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर के मध्य बिंदु पर कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या है, 0 है, ठीक है। छोड़ो इसको, अब यहीं तक कंप्लीट है। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर, ये तो अभी तक अपन ने किसकी बात की, आइगन फलन की बात की। किसकी बात की, आइगन फलन की। इसी तरीके से अपन निकाल लेते हैं क्या, आइगन मान। आ जाओ जी, आइगन मान निकालते हैं अब अपन। देखो जी, we know that, what is we know that, क्या निकाल रहे हैं, ऊर्जा आइगन मान। वी नो दैट k इक्वल क्या होता है, n/a होता है, हाँ जी होता है, ठीक है। k² इक्वल क्या होता है आप लोग जानते हो, पीछे श्रोडिंगर इक्वेशन निकाली थी तब, 2ma/h²। अरे श्रोडिंगर क्या इसमें ही तो निकाली थी पीछे, ठीक है। तो लो वैल्यू पुट कर दो k की, √2me/h² n/a हो जाएगा, ठीक है। तो 2me/h² n²π²/a², ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E की वैल्यू चाहिए, क्यों, क्योंकि ऊर्जा आइगन मान चाहिए। ऊर्जा आइगन मान किसको कहते हो, देखो ये क्या होता है psi1 और ये क्या होता है I1 E1, है ना। तो ये क्या होता है तरंग फलन, और ये ऊर्जा, ये क्या होता है आइगन फलन, और ये क्या होता है आइगन मान होता है। तो इसलिए आइगन मान चाहिए, तो मेरे को यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, E की वैल्यू चाहिए। तो फिर क्या हो जाएगा, n²π²h², और ये क्या हो जाएगा 2ma²। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई। अब एक चीज और सुनो, अब जैसे वहाँ पे साई इक्वल अपन ने साई n लिखा था, यहाँ पे भी क्या लिखोगे, En लिखोगे, क्यों, क्योंकि अलग अलग ऊर्जा स्तरों के लिए वैल्यू निकालोगे। तो देखो n = 1 पर मूल स्तर प्राप्त होगा। डायरेक्टली बात कर लेते हैं इसको, इक्वेशन 10 बोल देना आप लोग। यहाँ n = 1 पर मूल ऊर्जा स्तर या मूल स्तर प्राप्त होगा, ठीक है। देखो E1 n इक्वल लिख दो, E1 n की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो बचेगा क्या π²h²/2ma², ये आएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन बोल देना 11 फ्रॉम इक्वेशन 10 एंड 11, फ्रॉम इक्वेशन 10 एंड 11। तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास En इक्वल, इसको बोल सकते हो E²,
ये पूरी वैल्यू स्क्वायर में है तो क्या इसको E1 का स्क्वायर बोल सकते हो? बोल सकते हो। तो n स्क्वायर E1 क्या हो जाएगा? En इक्वल n स्क्वायर E1 हो जाएगा। अब देखो E1 अनुपात E2, E1 अच्छा जी E2 बात करेंगे, देखो इसकी भी चिंता मत करो। E3 E4 डैश 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 1 स्क्वायर E1 अनुपात 2 स्क्वायर E1 अनुपात 3 स्क्वायर E1, ये लो इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16। ठीक है। अब एक चीज़ सुनना यहाँ पर, ठीक है। मैडम ये क्या रामायण लिख दिया आपने? अरे देखो क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा। आप लोग जानते हो साई n इक्वल En होता है, ठीक है। साई n इक्वल En होता है। ध्यान से सुनना, ये है आइगन फलन और ये क्या है? आइगन मान। एक आइगन मान एक फलन के साथ एक बार ही आए, ध्यान से सुनना, एक आइगन मान एक आइगन फलन के साथ एक बार ही आता है। पता है ये बात, मैंने आप लोगों को पीछे डेफिनेशन बताई थी। ये तो बाई चांस, ये तो मैंने क्लास के अंदर बताई थी, आप लोग सामने बैठे थे, कि एक आइगन मान एक फलन के साथ एक बार ही आता है, दोबारा नहीं आता है। तो सुनना, एक आइगन मान एक फलन के साथ दोबारा नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ऐसे मानों को आप क्या कहोगे? अनअपभ्रष्ट कहोगे। डेफिनेशन पीछे लिखवाई हुई है, पढ़ लेना वहाँ पे कि अनअपभ्रष्ट किसको कहते हैं। क्लियर है? अब अपन ने निकाला यहाँ पे ऊर्जा का अनुपात, ठीक है। ये मैंने क्या किया? ऊर्जा का अनुपात। तो देखो ऊर्जा का अनुपात निकाला, आया क्या? 1:4, 4:9, 9:16 आया। ओके, मतलब बीच वाली वैल्यू अपने पास है ही नहीं। 1 और 4 के बीच वाली वैल्यू नहीं है, 4 और 9 के बीच वाली वैल्यू नहीं है, 9 और 16 के बीच वाली वैल्यू नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ऐसे ऊर्जा आइगन मान होते हैं, तो ये ऊर्जा कहलाती है आपकी विविक्त ऊर्जा, डिस्क्रीट ऊर्जा, यानी कि बीच के मान गायब हो जाते हैं, यानी कि सतत, एक तरह से सतत ना होकर विविक्त होती है, मतलब टुकड़ों में बंटी हुई होती है आप लोगों के पास। क्लियर है? आई रिपीट, ऊर्जा का अनुपात 1:4 आया, मतलब बीच वाली वैल्यू तो है ही नहीं। अगर ऐसा होता है तो ऐसे ऊर्जा आइगन मान होते हैं, तो ये ऊर्जा कहलाती है अपनी विविक्त ऊर्जा। एक चीज़ और देखना, अगर आप खास बात देखो ना, तो आपको कोई भी ऊर्जा निकालो, कोई भी ऊर्जा निकालो, तो सब ऊर्जाओं में से एक ऊर्जा परमानेंट आएगी। अगर इन सब की आप लोग ऊर्जा निकालो तो इन सब में से एक ऊर्जा आप लोगों के साथ परमानेंट आएगी। कौन सी आई है? देखो यहाँ पे E1 परमानेंट आई है, ठीक है। तो E1 यदि कोई राशि किसी के गुणज के रूप में आए, ये राशि इसके गुणज के रूप में है, ये राशि इसके है और ये इसके हैं, ठीक है। यदि कोई राशि गुणज के रूप में आए तो ऐसी ऊर्जा होती है क्वांटीकृत ऊर्जा, ठीक है। ऐसी ऊर्जा क्या होती है? अपनी क्वांटीकृत ऊर्जा। तो ध्यान से देखना, समीकरण 9-10 से प्रदर्शित होता है कि एक आइगन मान के साथ केवल एक आइगन फलन के साथ केवल एक आइगन मान ही आएगा, ठीक है। अर्थात आइगन मान क्या है? अनअपभ्रष्ट है। ओके, समीकरण 9-10 से प्रदर्शित होता है कि एक आइगन फलन के साथ केवल एक आइगन मान है, अर्थात आइगन मान क्या है? अनअपभ्रष्ट है। और समीकरण 12 से प्रदर्शित होता है, 12 कहाँ गई रे? ये रही। समीकरण 12 से प्रदर्शित होता है कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E1 के गुणज के रूप में है, ठीक है। देखो, प्रत्येक समीकरण 12 से प्रदर्शित होता है कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E1 के
पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त होती है। अतः यह ऊर्जा क्या है, क्वांटीकृत है। तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई लोगों। इसका ग्राफ बनाएंगे अपन की, देखो कैसे बनेगा। आ जाओ जी, ये जो अपन ने अनुपात निकाला है ना, इसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, इसके अंदर ग्राफ बनाएंगे। कैसे, देखो ये आप ले लो n = 1 n = 2 और ये ले लो आप n = 3 और ये ले लो आप n = 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों का, इवन। ठीक है, अच्छा जी, जो भी है रे यार, ये लो, ये लो, यहाँ पे यहाँ पे n = 1 रखा तो क्या आया, E1 आया। यहाँ पे n की जगह 2 का स्क्वायर रखा तो क्या आया, 4 आया, तो ये 4 पे प्राप्त हो गया। यहाँ पे 3 रखा स्क्वायर तो कितना आ गया, 9 आ गया, और यहाँ पे क्या आया, 16 आया। तो देखो इसके अंदर ग्राफ क्या है, E1 है रे साथ में सबके, ये लो। तो इसके ग्राफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो एक विमीय बॉक्स से प्रदर्शित होता है कि ऊर्जा विविक्त रूप में है। देखो यहाँ पे 1 के लिए निकाली थी तो थोड़ा स्पेस ऐसे आया, कम आया। ठीक है, 2 के लिए निकाला तो संख्या बढ़ी, यानी कि ऊर्जा का अंतर बढ़ा तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अगर 3 के लिए निकाला तो विविक्त ऊर्जा का अंतर और भी बढ़ा, तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा बना दिया। क्लियर है। अगर अपन ने 4 के लिए निकाला तो इसकी ऊर्जा का, विविक्त ऊर्जा जो होती है उसका अंतर और भी बढ़ गया, तो इसको थोड़ा सा और ऐसे बढ़ा दिया। देखो डिस्टेंस है कि नहीं है, यहाँ पे कम है, यहाँ थोड़ी ज़्यादा, यहाँ उससे ज़्यादा, यहाँ उससे ज़्यादा। ठीक है, यही अपना क्या था, एक विमीय बॉक्स था। क्लियर है। अब अपन कल बात करेंगे अपने कौन से, त्रिविमीय बॉक्स की। ओके, थैंक यू।